Dear students, welcome to lecture 3 of unit number 3 of engineering chemistry. कोरोजन हम पढ़ रहे थे। यूनिट 2 में हमने कोरोजन क्या होता है, यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 में कोरोजन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को इफेक्ट करते हैं, और वेट कोरोजन का मतलब क्या है और ड्राई कोरोजन का मतलब क्या है, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे मूव करेंगे लेक्चर 3 में, और आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, देन मैकेनिज्म ऑफ ड्राई कोरोजन, पैसिविटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन एंड फ्यू रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो कि AKTU में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि ड्यूरिंग द लेक्चर्स ओनली वी कवर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन AKTU। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पे कवर कर लिए जाते हैं, और हर टॉपिक में आपको ये भी बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इससे बन सकता है, कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल या वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन। According to wet corrosion theory, the corrosion takes place due to development of separate anodic and cathodic areas या parts between which corrosion current flows through the conducting liquid or solution। तो जैसा कि आपको लेक्चर 2 में भी बताया गया था कि यहाँ पे वेट कोरोजन में क्या होता है, एनोड और कैथोड पार्ट बनेंगे मेटल के ऊपर, और इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कैथोड पे। बिल्कुल गैल्वेनिक सेल की जो वर्किंग है वो चलती है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि वेट कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन जो है वो होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अलग अलग एनोड और कैथोडिक एरियाज बनेंगे, और उनके बीच में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड या सॉल्यूशन। एनोडिक पार्ट में कोरोजन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एनोड पे ही कोरोजन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है कोरोजन वहां होगा, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे होता है। तो एट एनोडिक पार्ट कोरोजन अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या होता है यहाँ पे, मेटल डिसॉल्व होता है विद द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से ही हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। AKTU में बहुत 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 पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन आया था आपकी बार भी 23-24 में भी। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन इज एक्सप्लेन बाय टू मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म में, एक है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो कि या तो न्यूट्रल मीडियम में चलता है या तो एल्कलाइन मीडियम में चलता है, और अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम तो वहां पे हो चलता है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। तो एक है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, एक है हाइड्रोजन इवोल्यूशन। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, और हाइड्रोजन इवोल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होता है, बनता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये मीडियम्स पे डिपेंड करता है। न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म चलेगा, और एसिडिक मीडियम में हमारा हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म चलता है। अब देखिए जो हम पढ़ेंगे दोनों मैकेनिज्म, उसमें वही पढ़ना है हमें, एनोड पे रिएक्शन क्या चलेगी, कैथोड पे क्या चलेगी, और ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या होगी अलोंग विद द डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो कि बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में होता है। अब यहाँ पे कोई भी अगर आयरन का पीस है जो कि कांटेक्ट में है विद एन एरेटेड एंड न्यूट्रल मीडियम, हवा के साथ में कांटेक्ट में है मीडियम के, और कोरोजन चलता है, तब वहां पे किस तरीके से चलता है, देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। एनोड पे हमने पढ़ा था कि मेटल का डिटीरियोरेशन होता है, मेटल कन्वर्ट होता है अपने आयनिक फॉर्म में। हम आयरन का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आयरन को हमने रिएक्शन में लिखा है, आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटालिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म सॉरी, Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे और आयरन अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। +2 फॉर्म है यानी फेरस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। कैथोड पे रिएक्शन देखिए क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक है,
हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद वाटर एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, और क्या बनते हैं यहाँ पे OH माइनस आयंस बनते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये हाइड्रोक्साइड आयंस बने हैं। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन में हमें ये दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। तो आयरन कंबाइंस विद हाफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म Fe2+ एंड OH माइनस आयंस। इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे यहाँ से, ये आपस में कट जाएंगे, बाकी हमने सबको ऐड करके लिख लिया है। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी के साथ में रिएक्ट करती है और ये बनाती है आयरन के आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। अब देखिए ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, Fe+2 एंड 2H माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, FeOH होल ट्वाइस। FeOH होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। दिस इज नोन एज फेरस हाइड्रोक्साइड। Fe का +2 फॉर्म जो होता है फेरस होता है, +3 फॉर्म क्या होता है, फेरिक होता है। तो ये बन गया हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड आगे कन्वर्ट होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर ऑक्सीजन जो है वो काफी मात्रा में प्रेजेंट है तो क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, तो बनता है रस्ट, आयरन रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, Fe2O3 विद X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज येलो रस्ट। ये कब बनता है, जबकि ऑक्सीजन इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है तो क्या बनेगा, तो बनता है ब्लैक मैग्नेटाइट। प्रोडक्ट का नाम है ब्लैक मैग्नेटाइट, और उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, Fe2O3.FeO.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज ब्लैक मैग्नेटाइट। तो ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। बनता फेरस हाइड्रोक्साइड ही है पहले, लेकिन अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी है तो येलो रस्ट बनेगा, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है तो बनेगा ब्लैक मैग्नेटाइट। दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डायग्राम देखिए, ये डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं ये जो ये है, ये हमारा सरफेस है आयरन का, ये आयरन मेटल है, ये पूरा हमारा उसका सरफेस है, ये पूरा सरफेस है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटा सा सरफेस जो है ये यहाँ से डेंट है इसमें, ठीक है। और ये पूरा आयरन जो है ये कांटेक्ट में है सॉल्यूशन के, एल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। तो जो छोटा सा हिस्सा जहां पे डेंट है ये क्या काम करेगा, ये एनोड की तरह से काम करेगा, और बाकी पूरा सरफेस जो है वो कैथोड की तरह से काम करेगा। एनोड पे आप जानते हैं क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, Fe gives Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे रिएक्शन क्या चल रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं एनोड पे ये फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स दी कैथोड। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे रिएक्शन क्या चल रही है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म्स 2OH माइनस। जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रस्ट बन रहा है वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, वो देखिए ये रस्ट इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट यानी आयरन का रस्ट फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज आयरन रस्ट ऑक्साइड लेयर, जिसको हम ऑक्साइड लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, छोटा एनोड है, बड़ा कैथोड है, ये पूरा आयरन का मेटल है, और ये हमारा मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइट है। सो दिस इज द डायग्राम। मैकेनिज्म ऑफ वेट कोरोजन बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, यहाँ पे स्मॉल एनोडिक एरिया है, बड़ा कैथोडिक एरिया है, तो कोरोजन का रेट कैसे होगा, बहुत तेज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन में। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, और हम जानते हैं ये कब होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। जब भी एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। एनोड पे रिएक्शन देखिए कॉमन होगी, चाहे वो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है चाहे हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म है, दोनों में एनोड पे जो रिएक्शन चल रही है वो कॉमन होगी। आयरन अपने फेरस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, ऑल द मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोरोड्स इन एसिडिक मीडियम बाय हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सब इस मैकेनिज्म से कोरोड करते हैं अगर हम उनको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो देखिए एनोड पे होने वाली रिएक्शन वही रिएक्शन है, आयरन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म। फेरस आयंस बने, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए,
कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H+ आयंस की अवेलेबिलिटी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बने हैं ये इनको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन के लिए इनको हम ऐड कर लेंगे, आयरन H+ आयंस के साथ में कंबाइन करेगी, आयरन के आयंस बनेंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएंगी। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म की। डायग्राम देखिए, इसमें फिर से वही है, ये हमारा मेटल है, आयरन मेटल है, ये छोटा कैथोड है और बड़ा एनोड है। एनोड पे रिएक्शन आप जानते हैं क्या होगी, Fe गिव्स Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे रिएक्शन होगी 2H+ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। ये हमारा मेटल है। तो ये मैकेनिज्म है वेट कोरोजन का बाय हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। यहाँ पे कैथोडिक एरिया छोटा है, एनोडिक एरिया बड़ा है, तो कोरोजन का जो रेट है वो कैसा होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कोरोजन या ड्राई कोरोजन। जो अभी हमने देखा था वो था वेट कोरोजन, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। और ये है हमारा केमिकल कोरोजन या ड्राई कोरोजन। तो आप जैसे जानते ही हैं कि ड्राई कोरोजन क्या होता है, जहां पे कि गैसेस डायरेक्टली अटैक करती हैं मेटल के सरफेस पे। ये कोरोजन चलता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट अटैक ऑफ गैसेस ऑन मेटल्स। दिस इज नोन एज ड्राई कोरोजन। ये कोरोजन जो है ये कहाँ पे होता है, ये जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, जहां पे भी वहां पे ये चलता है। इट अकर्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड कोरोजन इज यूनिफॉर्म ओवर मेटल सरफेस। अभी आपने देखा था पीछे कि जो प्रोडक्ट बन रहा था कोरोजन का वो हमारा कैथोड और एनोड के हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीच में टुवर्ड्स दी एनोड बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, यूनिफॉर्म रेट ऑफ कोरोजन रहेगा। एग्जाम्पल है इसमें अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन आयरन। आयरन पे जब ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैक करता है तो देखिए एनोड पे जो रिएक्शन होगी, कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, हमने यहाँ पे मेटल लिया तो ये फिर से कन्वर्ट होगा अपने किसमें, मेटेलिक आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। यहाँ पे हमने 2 मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म, n इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पे रिलीज किए हैं। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा हमारा ऑक्साइड, ठीक है। अब ये मेटल और ऑक्साइड, मेटेलिक आयंस और ऑक्साइड के जो हमारा बना है ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बना देंगे, मेटल ऑक्साइड। आप देखिए ये हमने ऐड कर दी हैं दोनों रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए ये ऐड कर दी हैं। 2m + O2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से कट जाएंगे, गिव्स 2mn+ + NO2-, और ये दोनों आपस में जो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ये बन गया हमारा M2ON यानी मेटल ऑक्साइड। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, दिस इज मेटल ऑक्साइड। इस तरीके से देखिए ये इसका डायग्राम है। Further process of corrosion continues either due to the diffusion of oxide ions into the inner metal layer or metal ions diffuse out to the surface। तो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद में क्या होता है, किस तरीके से कोरोजन चलता है, या तो जो हमारे ये ऑक्साइड आयंस बने हैं ये मेटल के अंदर डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन चलती रहती है, या क्या होगा, मेटेलिक आयंस जो बन रहे हैं वो बन के बाहर डिफ्यूज होते हैं सरफेस के ऊपर। तो कॉम्बिनेशन चलती रहेगी, ऑक्सीजन और मेटल आपस में कंबाइन करते रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के एनायंस हैं, ये मेटल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ये इंटरफेस है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन के जो आयंस हैं वो कॉन्टैक्ट में आके मेटल ऑक्साइड लेयर बना रही है। तो ये बन गया हमारा ऑक्साइड की लेयर, ये पूरी ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है। और या तो यहाँ पे ये मेटल के कैटायंस यानी Mn+ फॉर्म में बाहर डिफ्यूज होगा, या फिर ऑक्साइड के आयंस, ऑक्सीजन के एनायंस जो है वो इस तरीके से अंदर डिफ्यूज करेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन इस तरीके से चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड एट द इंटरफेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ फर्दर कोरोजन ऑफ द मेटल एंड द मेटल ऑक्साइड फॉर्म्ड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो ये जो हमारी मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी है इसकी नेचर कैसी है, ये
डिपेंड, ये मतलब आगे तय करती है कि कोरोजन किस तरीके से चलेगा। कितनी तरीके की मेटल ऑक्साइड हमारी हो सकती है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले है स्टेबल मेटल ऑक्साइड। स्टेबल मेटल ऑक्साइड का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर ये मेटल का सरफेस है और इसके ऊपर ये लेयर बन गई हमारी मेटल ऑक्साइड की, अगर ये स्टेबल है यानी कि ये पूरी तरीके से इस सरफेस को कवर कर रही है, तो अब हमारा जो मेटल का सरफेस है ये एक्सपोज नहीं है, आगे ऑक्सीजन के लिए एक्सपोज नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोरोजन यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये वही बताया गया है, स्टेबल मेटल ऑक्साइड इम्परवियस मतलब इसमें पोर्स नहीं है इन दी नेचर एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करेगी, दस प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो मेटल का आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, यानी और ज्यादा मेटल ऑक्साइड नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल ऑक्साइड फिल्म्स ऑफ एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, टिन एक्सेट्रा। ये सब मेटल्स कैसे हैं, ये सब नोबल मेटल्स हैं। दूसरा है अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड्स। अगर हमारा मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनी है वो अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या है, या तो वो बन के वापस डिकम्पोज हो जाती है मेटल में और ऑक्सीजन में। रिएक्शन, ये मेटल ऑक्साइड लेयर कैसे बन रही है, मेटल और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बन रही है। मेटल ऑक्साइड बना तो मेटल ऑक्साइड क्या कर रहा है, बना और फिर वापस टूट के वापस मेटल और ऑक्साइड में बन गया। तो रिएक्शन तो यही चल रही है ना, ये मेटल ये ऑक्साइड कंबाइन हुए, बने, फिर वापस आ गए, फिर बने, फिर वापस आ गए। तो यही दोनों चीजें जो करती जा रही हैं, यानी आगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है, आगे तो मेटल कंज्यूम नहीं हो रहा, कोई और ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा। यही दोनों चीजें हैं जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट इस तरीके से चलते चले जा रहा है। तो भी हमारा क्या होगा, कोरोजन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। दिस टाइप ऑफ oxide layer decomposes back to metal and oxygen and as soon as it is formed, so no oxidation of corrosion is observed। तो आगे corrosion नहीं होता। एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो चांदी और सोने के केस में ये प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट है वॉलेटाइल मेटल ऑक्साइड। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बन के इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अब देखिए अभी हमने पढ़ा था ये मेटल है ये ऑक्साइड है, दोनों ने कंबाइन किया, प्रोडक्ट बनाया, वापस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये चल रहा था, है ना। या इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था कि ये मेटल है, ये लेयर बन गई, ये स्टेबल है। लेकिन अगर ये मेटल है, इसने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ में, मेटल ऑक्साइड बना और ये कैसा है, वॉलेटाइल है, यानी कि ये बना और इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया। फिर से मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में फिर से बनेगा दोबारा, फिर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी बन रहा है और इवेपोरेट हो रहा है, बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोरोजन लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड फिल्म वॉलेटाइजेस एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। वॉलेटाइज मतलब उड़ जाती है, thereby leaving the underlying metal exposed to the environment। फिर से मेटल एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट के लिए, फॉर दी फर्दर अटैक, आगे अटैक के लिए फिर से खाली है। Thus rapid corrosion takes place। एग्जाम्पल मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इसका बहुत तेजी से कोरोजन चलता है। पोरस मेटल ऑक्साइड, पोरस का मतलब क्या होता है, जिसपे जो मेटल ऑक्साइड लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो या तो टूटी हुई है या उसमें पोर्स हैं। तो उस केस में भी आप देखिए क्या होगा, अगर पोर्स हैं तो फिर से मेटल और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएंगे, मेटल ऑक्साइड बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोरोजन चलता रहेगा, हालांकि इतनी तेजी से नहीं चलेगा जितना अभी हमने वॉलेटाइल वाले में देखा। The oxide layers have pores and cracks and allows the atmospheric oxygen to assist the underlying layers of metal. Thus, it results in unobstructed and rapid corrosion of metal। तो इसमें भी corrosion regularly चलता रहेगा। The process continues until the entire metal is converted into its oxide। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा मेटल हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मेटल ऑक्साइड में। एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं इनका बहुत तेजी से कोरोजन चलता है, क्योंकि इनका जो रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है कैसा है, वो बहुत कम है। तो एनोड पे होने वाली रिएक्शन बहुत तेजी से चलेंगी। नेक्स्ट इज कोरोजन बाय अदर गैसेस सच एज क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S या NOx। अभी तक हमने सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में देखा है, अब हम देखते हैं जो और गैसेस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट दीज गैसेस रिएक्ट विद द मेटल एंड फॉर्म्स द कोरोजन प्रोडक्ट्स।
तो एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है किस तरीके का है। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, विच मे बी प्रोटेक्टिव या नॉन प्रोटेक्टिव। तो जैसे अभी हमने देखा, प्रोटेक्टिव भी हो सकती है हमारी लेयर फॉर्म्ड या नॉन प्रोटेक्टिव भी हो सकती है। ड्राई क्लोरीन रिएक्ट्स विद सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड विच इज प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो है वो अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है तो सिल्वर क्लोराइड बनाती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन टिन क्लोराइड जो है वो वॉलेटाइल है। टिन अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करती है, टिन क्लोराइड बनाई, वो कैसी है, वो वॉलेटाइल है, पोरस है। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एट हाई टेम्परेचर्स H2S अटैक्स स्टील फॉर्मिंग FeS स्केल विच इज पोरस इन नेचर। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जो हमारे लेयर्स गैसेस के साथ में रिएक्ट करके बन रहे हैं वो ऑक्साइड लेयर कैसी है, डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारा कोरोजन जो है आगे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, लिक्विड मेटल कोरोजन। लिक्विड मेटल कोरोजन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कोरोजन अकर्स ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड मेटल्स एट हाई टेम्परेचर ऑन सॉलिड मेटल और एलॉय। जब भी सॉलिड की कांटेक्ट में दूसरा लिक्विड आता है ना, या फिर एलॉय की कांटेक्ट में कोई हमारा मेटल लिक्विड मेटल आ रहा है, उसकी कांटेक्ट में जो फ्लो कर रहा है उसके सरफेस पे, तब इस तरीके का कोरोजन देखने को मिला है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मोल्टन मेटल पासिस थ्रू मेटालिक पाइप्स एंड कॉजेज कोरोजन ड्यू टू डिसोल्यूशन और इंटरनल पेनिट्रेशन। तो मेटल के जो पाइप्स हैं उनके अंदर मेटल, दूसरा मेटल फ्लो करता है लिक्विड फॉर्म में, है ना। एक मेटल का पाइप है, उसके अंदर दूसरा मेटल लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है इंडस्ट्रीज में, मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्लो कर रहा है मेटल, वो इस मेटल को कोरोड कर देता है, यानी पाइप को कोरोड कर देता है। डिसोल्यूशन होगा उससे या फिर इंटरनल पेनिट्रेशन होगा। एग्जाम्पल देखिए, लिक्विड मरकरी डिसॉल्व्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स बाय फॉर्मिंग एमलगम्स। तो कोई भी मेटल का अगर आप पाइप ले रहे हैं, उसके थ्रू आप मरकरी फ्लो करा रहे हैं, तो क्या होगा, मरकरी की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे मेटल्स को क्या कर देती है, खराब कर देती है, डिसॉल्व करा देती है, उनका कोरोजन हो जाता है, एमलगम बना देती है, thereby corroding them. Also occurs in devices used for nuclear power plants and cooling systems. कूलेंट क्या होता है, लिक्विड सोडियम मेटल होता है ना। तो ये भी क्या करता है, ये भी जिस भी मेटल के कांटेक्ट में आता है उसको कोरोड कर देता है। लीड्स टू कोरोजन ऑफ कैडमियम इन न्यूक्लियर प्लांट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, रेगुलरली रिपीटेडली वही पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, पैसिविटी क्या होती है। कुछ मेटल्स होते हैं जो कि उस हिसाब से कोरोड नहीं करते जिस हिसाब से उनकी पोजीशन है गैल्वेनिक सीरीज में। गैल्वेनिक सीरीज हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी है, यूनिट 3 के, जिसमें हमने बताया था कि एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स या एलॉयज अरेंज्ड हैं उनकी कोरोडिंग टेंडेंसी के हिसाब से। तो जो भी उनकी पोजीशन है उस गैल्वेनिक सीरीज में, जिस हिसाब से उन्हें कोरोजन दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते, ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं पैसिव मेटल्स। और ये जो टेंडेंसी है उनकी, उसको हम कहते हैं पैसिविटी। Some metals do not corrode according to their position in galvanic series and resist corrosion, यानी corrosion को resist करते हैं, नहीं होती corrode. This property of metals is called passivity and such metals are called passive metals. क्यों होता है ऐसा? Because they form a protective self-healing and strong metal oxide layer on their surface. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये metals भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है, लेकिन वो मेटल ऑक्साइड लेयर कैसी है, वो प्रोटेक्टिव है, सेल्फ हीलिंग है। प्रोटेक्टिव आप देख चुके हैं कैसी होती है, सेल्फ हीलिंग मतलब अगर कहीं से टूट भी गई तो वो दोबारा अपने आप जल्दी से बन जाती है। ठीक है, एंड अडेयरिंग है, सरफेस पे चिपकी रहती है, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम का मेटल है, एल्यूमिनियम के मेटल पे ऑक्सीजन जो है वो आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन गया हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा है, प्रोटेक्टिव है, ये चिपका रहता है सरफेस पे, सेल्फ हीलिंग है। एल्यूमिनियम इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस विच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, कितनी तरीके का होता है कोरोजन, देखिए सबसे पहले है डिफरेंशियल मेटल कोरोजन, जिसको हम गैल्वेनिक कोरोजन भी कहते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इससे, लेकिन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको ये लॉजिक्स लगाने होते हैं। तो गैल्वेनिक कोरोजन कब होगा, गैल्वेनिक कोरोजन जनरली तब होता है जब दो अलग अलग मेटल्स या तो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या अगर किसी एक ही सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे हेट्रोजेनिटी है,
और वहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो बनेगी हमारी गैल्वेनिक सेल, और उस तरीके के कोरोजन को हम कहते हैं गैल्वेनिक कोरोजन, डिफरेंशियल मेटल कोरोजन, जहां पे डिफरेंस है, चाहे कंसेंट्रेशन का डिफरेंस हो, है ना, चाहे ऑक्सीजन की डिफरेंस हो, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोरोजन। डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन कब होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई का डिफरेंस है, एक जगह कम ऑक्सीजन है, एक जगह ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। डिफरेंशियल मेटल कोरोजन, जबकि मेटल की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है या अलग अलग मेटल्स हैं। इट अकर्स व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर इन अ कोरोसिव मीडियम। अब आप जानते ही हैं क्या होगा, दो अलग अलग मेटल्स हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड। द मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, कोरोजन होगा उसका। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, ग्रेटर इज द रेट ऑफ कोरोजन, यहां पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन इंक्लूड्स अंडरग्राउंड आयरन पाइपलाइंस कनेक्टेड टू जिंक बार। आयरन की पाइपलाइंस जब जिंक बार से कनेक्टेड होती हैं, तो स्टील पाइप भी अगर कॉपर प्लम्बिंग से कनेक्टेड है या जिंक कोटिंग है माइल्ड स्टील पे, ये इन सब में हमें देखने को मिलेगा इस तरीके का कोरोजन, डिफरेंशियल मेटल कोरोजन। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? देयर इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एयर सप्लाई, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई अलग अलग है। तो देखिए, इट अकर्स व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंशियल एयर कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सिंस द कैथोडिक रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, कैथोड पे होने वाली जो रिएक्शन आपने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, है ना, तो ऑक्सीजन जहां पे कंज्यूम हो रहा है वो क्या है? कैथोड है। द पार्ट ऑफ द मेटल एक्सपोज टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्ट्स एज कैथोड। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये एक ट्री ट्रंक है, पेड़ का तना है, उसमें आपने कील ठोकी, कील का आधा हिस्सा अंदर है आधा हिस्सा बाहर है, तो कौन सा हिस्सा कोरोड करेगा और क्यों? तो जहां पे भी ऑक्सीजन कम है वो एनोड बनेगा, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वो कैथोड बनेगा। तो जो हिस्सा पेड़ के अंदर है वहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है वो एनोड होगा, तो वो कोरोड होगा। वहां पे आपको बताना है कि इस वजह से ये कोरोड होगा, क्योंकि ये एनोड है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन चल रहा है, ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ऑन द अदर हैंड द मेटेलिक पार्ट्स एक्सपोज टू On the other hand, metallic parts exposed to lower oxygen concentration act as anodic region and corrosion occurs at this region. ठीक है। Some examples of differential aeration corrosion are waterline corrosion, pitting corrosion and crevice corrosion and stress corrosion. तो ये जितने भी corrosions हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें आपको याद क्या रखना है, ये सब के सब, चाहे वाटर लाइन हो, चाहे पिटिंग हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे क्रिवाइस हो, ये सब के सब डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन है। जहां कम सप्लाई होगी ऑक्सीजन की वो एनोड होगा। देखिए, सबसे पहले है वाटर लाइन कोरोजन, AKTU में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ओशन गोइंग शिप्स, वाटर स्टोरेज स्टील टैंक्स और स्टील पाइपलाइंस कैरिंग लिक्विड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर अंडरगोज दिस टाइप ऑफ कोरोजन। ठीक है, शिप्स जो होती हैं उनका सिर्फ वो हिस्सा कोरोड करता है जो कि बिल्कुल पानी की सतह से लगा हुआ होता है ना। इसी तरीके से जो हमारे स्टोरेज स्टील टैंक्स हैं, जहां ऊपरी लेयर होती है पानी की, वही चारों तरफ से वही हिस्सा, सिर्फ वही हिस्सा कोरोड करेगा जहां पे सतह है पानी की। द मेटालिक पार्ट जस्ट बीनीथ द वाटर लाइन इज मोर एनोडिक टू द पार्ट अबव द वाटर लाइन। जो ये हिस्सा है ये ज्यादा एनोडिक है इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट। ठीक है, तो इस वजह से ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा, तो कोरोजन हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, इसे कहते हैं वाटर लाइन कोरोजन। ओशन गोइंग शिप्स अंडरगो कोरोजन whereas ships sunk under the sea water for several years do not undergo corrosion। जब पूरा शिप पानी के अंदर चला जाता है वो बहुत सालों तक कोरोड नहीं होता, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, डिफरेंस नहीं है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में, इसलिए वहां पे कुछ नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी है। Because the ship sunk under the sea water is exposed to almost uniform concentration of air and hence do not corrode। नेक्स्ट देखिए, दिस इज
पिटिंग कोरोजन, पिट्स मतलब होते हैं गड्ढे। इट इन्वॉल्व्स लोकलाइज्ड अटैक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। ये देखिए इस तरीके की कैविटीज ये बननी शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं। दिस कोरोजन अकर्स व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल सरफेस इज डिफेक्टिव विद क्रैक्स। कहीं पे भी अगर क्रैक डेवलप हो जाता है तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो एनोड का काम करने लगता है, क्योंकि अब हेट्रोजेनस हो गया सरफेस, उसका सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। When a small portion of metal surface is defective with cracks or occupied by water drops, अगर कहीं पे वाटर ड्रॉप भी है तो उसके नीचे जो सरफेस है उस पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी in comparison to the rest of the surface. The metal below the water drop or dust deposit is exposed to lower concentration of oxygen and undergoes corrosion. Once a pit is formed, the rate of corrosion increases. एक बार अगर ये पिट बन जाती है, गड्ढा बन जाता है, तो corrosion का रेट बढ़ जाता है। The accelerated corrosion takes place below the deposit due to small anodic and large cathodic area. मैंने आपको बताया ये छोटा सा हिस्सा एनोड का काम कर रहा है और ये इतना बड़ा सा कैथोड है, तो रेट ऑफ कोरोजन कैसा होगा? बहुत तेज होगा। नेक्स्ट, क्रेवाइस कोरोजन। क्रेवाइस का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी जैसे ये एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है, ये इस तरह से कनेक्ट में है, इस तरीके के जो बनती हैं ये कैविटीज, इनको हम कहते हैं क्रेवाइस। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इन क्रेवाइसेस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ की कंपैरिजन में या यहाँ की कंपैरिजन में ऑक्सीजन यहाँ पे कम सप्लाई होता है, तो यहाँ पे कोरोजन देखने को मिलता है। ये हिस्सा एनोड का काम करना शुरू कर देता है। It occurs generally at the crevices between two metallic objects, that is example bolts, nuts, rivets etc. in contact with liquids. जहाँ पे भी नट बोल्ट होते हैं और वो लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो वहां पे ये हमें देखने को मिलता है। Crevices area act as anode as it has less oxygen with respect to the remaining part of metal, yes, which acts as cathode. इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एक्सेलरेटेड अटैक एट द जंक्शन ऑफ टू मेटल्स एक्सपोज्ड टू अ कोरोसिव एनवायरनमेंट। जहां पे भी दो मेटल्स का जंक्शन होता है ना, जहां पे भी दो मेटल्स आपस में मिलते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे कोरोजन होना शुरू हो जाता है, अगर साथ में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है तो। Next is stress corrosion. Metal components are subjected to uneven stresses during their manufacturing process. जब मैन्युफैक्चरिंग चलती है किसी भी चीज की, मेटल की, तो क्या होता है? उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो which involve cold working, quenching, bending, rolling, processing, heat treatment. ये सब treatments हैं during the production of any of the कंपाउंड या कुछ जो भी बनाते हैं हम इक्विपमेंट, उसके दौरान ये सब कुछ चलता है। तो इसमें क्या होता है? मेटल का अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरीके की स्ट्रेस से गुजरता है। द मेटल एटम्स अंडर द स्ट्रेस आर ऑलवेज एट हायर एनर्जी लेवल्स। जो भी हिस्सा ज्यादा स्ट्रेस में है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो हाई एनर्जी लेवल्स पे है। जो हाई एनर्जी लेवल्स पे है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो एनोड का काम करेगा। Metal atoms under the stress are always at higher energy levels as compared to the stress free atoms. इसलिए स्ट्रेस पार्ट जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एनोड का काम करते हैं इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस कोरोजन है सीजनल अटैक, सीजनल क्रैकिंग, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट ऑफ स्टील बॉयलर। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एकेटीयू में आए हुए हैं, ये इसी लॉजिक्स पे बेस्ड हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज अ पार्ट ऑफ नेल इनसाइड द वुड अंडरगोज कोरोजन इजीली। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कील का कुछ हिस्सा लकड़ी के अंदर है, कुछ बाहर है, तो ऐसा क्यों है कि जो हिस्सा लकड़ी के अंदर है उसका कोरोजन होता है? तो वो आप उसी से बताएंगे, डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन से। अंदर वाले हिस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, वो एनोड का काम करेगा, और बाहर वाला हिस्सा कैथोड का काम करेगा। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द यूज ऑफ एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ जिंक फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए, एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक से भी कम है। अगर हम आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो आयरन प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, जिंक एनोड का काम करेगा, तो आयरन कैथोड बन गया, प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर हम जिंक की जगह एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो क्या होगा? एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक से भी कम है, तो वो और भी अच्छा एनोड है, तो भी क्या होगा?
आयरन प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यस, वी कैन यूज एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ जिंक फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम corrosion. The reduction potential of aluminum is even less than zinc. So when iron and aluminum are electrically connected, aluminum acts as anode and is corroded, whereas iron acts as cathode and is protected. Next question देखिए, explain why a pure metal rod half immersed vertically in water starts corroding at the bottom. ऐसा क्यों है? क्योंकि कि अगर हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें हमने एक रॉड रखी हुई है, इस तरीके से हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें एक ऐसे रॉड रख रखी है हमने, ये वाटर है, ये वाटर के अंदर है और ये वाटर के ऊपर है। तो ऐसा क्यों है कि जो रॉड पानी के अंदर है वो कोरोड होना शुरू हो जाती है, ऊपर वाली बच जाती है? क्योंकि जो हिस्सा रॉड का पानी के अंदर है वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, तो वो एनोड का काम करेगी। ऊपर वाले हिस्से को फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो कैथोड का काम करेगी, इसलिए इसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। Why is a block of magnesium attached to an insulated metallic wire to an underground iron pipeline? Yeah, why is a block of magnesium or zinc attached through an insulated metallic wire to the hull of ship? तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम या जिंक, ये दोनों ही इनका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है। अगर हम इनको कनेक्ट कर दें आयरन से, इसके थ्रू, वायर के थ्रू, तो क्या होगा? दो अलग अलग मेटल्स हमने कनेक्ट कर दिए, तो मैग्नीशियम या जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी वो एनोड बन जाएगा, और बाकी का जो हिस्सा है जो आयरन है, चाहे शिप हो या कुछ भी है, वो क्या बन जाएगा? वो कैथोड। तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा और इसका कोरोजन शुरू हो जाएगा, मैग्नीशियम या जिंक का। इसी वजह से अपने आयरन के जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कनेक्ट कर दिया जाता है वायर के थ्रू विद अ पीस ऑफ मैग्नीशियम या जिंक। दिस इज द क्वेश्चन। Why iron tank corrodes just beneath the water line? यहाँ पे भी वही है, डिफरेंशियल एरेशन और कोरोजन। ड्यू टू डिफरेंशियल एरेशन द पार्ट ऑफ टैंक जस्ट beneath the water becomes anodic. जो हिस्सा पानी के बिल्कुल एकदम कांटेक्ट में है या नीचे है वो एनोड बन जाता है, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैथोड है, क्योंकि वहां पे बहुत प्लेंटी में ऑक्सीजन है। कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंशियल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग और एनोड जो है वो उसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई आयरन इज कोरोडेड व्हाइल गोल्ड डज नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा? गोल्ड कैसा है? गोल्ड एक नोबल मेटल है। गोल्ड की जो ऑक्साइड लेयर बनती है वो कैसी होती है? वो स्टेबल है, प्रोटेक्टिव है, सेल्फ हीलिंग है ना, इस वजह से वो कोरोड नहीं होता। लेकिन आयरन की जो ऑक्साइड लेयर बनती है, आयरन ऑक्साइड जो बनता है वो कैसा है? वो सेल्फ हीलिंग नहीं है ना, वो कैसा है? इट इज नॉट स्टेबल, वो बनती है और हटती रहती है, इस वजह से कंटिन्यूअस कोरोजन चलता रहता है। वो वॉलेटाइल हो जाती है या तो, या फिर वो परवियस है ना, उसमें पोर्स हैं जिसकी वजह से कोरोजन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हेन एन अंडरग्राउंड आयरन पाइप इज कनेक्टेड थ्रू एन इंसुलेटेड वायर टू अ ब्लॉक ऑफ जिंक मेटल। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लिख सकते हैं, है ना। जिंक और आयरन को हमने कनेक्ट किया है, तो वही रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे हम, किसका कम है? जिंक का कम है, तो जिंक एनोड का काम करेगा और आयरन जो है हमारा कैसा काम करेगा? वो कैथोड का काम करेगा, ठीक है। Why copper gets deposited on iron nail immersed in copper sulfate solution? कॉपर जो है क्यों डिपॉजिट हो जाती है आयरन के नेल पे जब हम उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं? क्यों होता है ऐसा? ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इन जनरल मोर रिएक्टिव स्पीशीज डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव स्पीशीज फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब जैसे आयरन है, इसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर जाएगा, आयरन सल्फेट बन गया यहाँ पे और ये कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इन दिस केस आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देती है, उसकी जगह ले लेती है। इट विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई फेरस आयंस विल गो टू द सॉल्यूशन व्हाइल क्यूप्रिक आयंस विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द नेल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रस्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रस्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ आयरन। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्वेश्चन था ये AKTU का, और मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आयरन है,
इसकी रस्टिंग हो रही है, तो कैसे बनता है? रस्ट का फॉर्मूला ये है Fe2O3 विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसको हम आयरन को कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, ये हमारी फॉर्मेशन हो गई Fe2O3। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मोल्स है हमारे आयरन के, तो 2 आयरन के हैं। आयरन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 55.85 ग्राम्स। यहाँ पे 2 हैं, 2 एटम्स हैं, तो इंटू 2 कर लिया हमने। और इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 213.7 ग्राम्स। दिस इज द वेट, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज दिस। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रस्ट ये हमने कैलकुलेट करके दिखाया है, इतना आ गया है ना। तो ये हो गया हमारा, इतनी आयरन जो है वो कितना रस्ट बनाती है? वो इतना रस्ट बनाती है। इतनी आयरन इतना रस्ट बनाती है, तो 1 किलो आयरन कितना रस्ट बनाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 kg आयरन बनाएगा हमारा इतना, ठीक है। इसको हम ग्राम्स में ना लेके इसको केजी में ले लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। ये केजी में ले लिया हमने, ठीक है। तो इतना केजी बना रहा है 213.7 केजी, तो 1 केजी बनाएगा कितना? तो 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 55.85, ये आ गया हमारा इतने केजी रस्ट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ मच रस्ट विल बी फॉर्म्ड बाय द गिवन अमाउंट ऑफ आयरन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि जो टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं उनसे आए हुए हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल या वेट कोरोजन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। आप देख सकते हैं 16, 17 से लेके 23, 24 तक लगातार ये पूछा जाता है हर सेमेस्टर में। लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ आयरन विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट विल हैपन इफ अ जिंक रॉड इज वर्टिकली हाफ सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जिंक की एक रॉड है जो कि इस तरीके से वर्टिकली पानी में रखी गई है, आधी पानी के अंदर है आधी पानी के बाहर है, तो क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पानी के जो अंदर है वो एनोड का काम करेगी, वो कोरोड होना शुरू हो जाएगी। बाहर वाली को ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा मिल रहा है तो वो कैथोड बनेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेंथी क्वेश्चंस काफी आते हैं इससे और आसान भी हैं। आप रिएक्शंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। So now this is all for now. Thank you.